इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय लेखकों ने, इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। हालांकि अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे विद्रोह की संज्ञा दी, ठीक है। तो ये इसका तात्कालिक कारण, केवल तात्कालिक कारण पर विचार करें तो ये गाय और सुअर की चर्बी में कारतूसों का प्रयोग हो सकता है। ये तात्कालिक कारण था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही एक कारण था जी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब आप विश्लेषण करेंगे तो ये पता चलेगा कि जो सेना में लोग थे, जो भी सेना में लोग थे, चाहे अवध क्षेत्र के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, वो गांव से आते थे और किसानों के बीच से आते थे, है ना। गांव से थे, किसानों के बीच से थे। तो कोई भी किसान, हर एक सैनिक का किसान जो था, या तो उनका घर का व्यक्ति था, या तो उनका दूर का रिश्तेदार था, ठीक। तो जब गांव के लोग और किसान लोग प्रभावित होंगे, अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, तो निश्चित रूप से किसी न किसी किसान के अधिकारों का हनन हुआ, किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन हुआ। और ये विद्रोह जो है, केवल तात्कालिक कारण ये हो सकता है गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, लेकिन वास्तविक कारण ये है कि ये ब्रिटिश सरकार का आम जनता का बेइंतहा शोषण, ठीक, हर एक दृष्टि से शोषण, उनके धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप तो था ही, उनके आर्थिक शोषण, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये कारण था किसमें? ये इस विद्रोह का वास्तविक कारण, ठीक। तो 1857 में जब विद्रोह हुआ, 1857 में जब विद्रोह हुआ, तो उस समय विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन, ठीक, पार्मस्टन, ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल 1857 में कौन थे? कैनिंग। डलहौजी के बाद, डलहौजी की हड़प नीति भी विद्रोह में जिम्मेदार थी ना, और उनकी हड़प नीति के बाद ही कैनिंग आए थे, और कैनिंग ही अंतिम स्वतंत्र, ये गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग, है ना, प्रथम वायसराय कैनिंग थे। तो कैनिंग अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय। तो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक, गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, हाँ, लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और विद्रोह के समय कंपनी का जो मुख्य सेनापति था वो जॉर्ज एनिसन, मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन, ठीक, जॉर्ज एनिसन ये मुख्य सेनापति था विद्रोह के समय। विद्रोह के बाद जो नियुक्त हुए थे सेनापति, वो थे कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। मुख्य सेनापति विद्रोह के समय थे जॉर्ज एनिसन, और विद्रोह के बाद कौन नियुक्त हुए थे? कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम था? कॉलिन कैंपबेल। ये विद्रोह के बाद सेनापति नियुक्त हुए थे। और विद्रोह के समय भारत के सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। जफर इनका उपनाम था, और बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। इसी विद्रोह के बाद
सम्राट का पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश शासन के साथ के होने लगा। ठीक, अब ये तो हो गया कि विद्रोह के समय कौन क्या थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि विद्रोह की घटनाक्रम कैसे घटित हुए, विद्रोह का घटनाक्रम। ठीक, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। कब ऐसा किया था? 29 मार्च 1857 को किसने? मंगल पांडे ने। क्या किया कि मंगल पांडे कहाँ के थे? बैरकपुर छावनी के थे, बैरकपुर वहीं पर इनकी पोस्टिंग थी। तो मंगल पांडे ने ये मना कर दिया कि हम ये मुंह से नहीं काटेंगे, क्योंकि इस जो कारतूस है उसमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी है। तो उसका चूंकि गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, इसलिए ये मुसलमानों के लिए भी अच्छा नहीं था और हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं था। लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन अफवाह तो यही थी कि लगी थी। ठीक है, तो इसलिए मंगल पांडे ने मुंह से काटने से मना कर दिया और घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ कि लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मार दी उसने। किसको? लेफ्टिनेंट बाग और कौन थे? मेजर ह्यूसन। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन, ये दो बड़े अधिकारी थे इनके। ठीक, मेजर ह्यूसन, इन दोनों को गोली मार दी। गोली मार करके हत्या कर दिया, गोली मारकर हत्या। ये था घटनाक्रम। ठीक, गोली मारकर हत्या कर दिया। ठीक है, अब हत्या जब हो गया तो अब निश्चित ही है कि इनको सजा होना था, इनकी गिरफ्तारी होनी थी। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बहुत जल्दी सुनवाई हो गई, अभी की तरह 8 साल नहीं चला, केवल कुछ ही दिन गिनती के। और क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक, घटना 29 मार्च की, 29, ठीक है, 29, 30, 31, 2 दिन, मतलब 10 दिन, लगभग 10 दिन में सुनवाई और फांसी भी किसको दे दी गई? इन्हीं को, मंगल पांडे को। ठीक है, और फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये तो विद्रोह के पहले का घटनाक्रम है, लेकिन विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी और कहा जाता है कि इसके पहले बाकायदे गुप्त प्लानिंग भी बनी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोटी, कमल आदि उनके सांकेतिक चिन्ह थे कि कैसे विद्रोह करना है, क्या करना है। हालांकि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, फिर भी ऐसा माना जाता है कि ऐसे थे और ये प्लानिंग कहीं न कहीं असफल रही और विद्रोह समय से पहले हो गया। असफलता के कारणों में एक कारण ये भी था। ठीक है, तो विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857 को ये दिन था। मेरठ की पैदल टुकड़ी, ठीक, 20 जनवरी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ आसान, मतलब मेरठ
कि ये पैदल टुकड़ी थी, पैदल की टुकड़ी। यहीं से क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत। ये सैनिक क्या थे, ये वहां से विद्रोह करके तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़े। इनका उद्देश्य था दिल्ली को कब्जा करना और बहादुर शाह यानी मुगल सम्राट को नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार करना। ठीक, वहां से ये तुरंत चल दिए दिल्ली के लिए। 1857 की जो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो पता ही है, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे वो किस पार्टी के थे, लिबरल के। ये भी ध्यान दीजिएगा, पार्मस्टन जो थे वो लिबरल पार्टी के थे। ठीक, और अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक और विद्रोह ना होने देना। मतलब कि वो भारतीयों से अब सशंकित रहने लगे और सेना के पुनर्गठन के लिए इन्होंने एक कमीशन नियुक्त किया, जिसको क्या कहा जाता है, फील्ड कमीशन। कौन सा कमीशन, फील्ड कमीशन। फील्ड कमीशन ये किस लिए था, हाँ, मतलब कि 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया और इसका उद्देश्य था कि एक विद्रोह फिर से ना हो, और इसकी स्थापित करने के लिए पील कमीशन की रिपोर्ट पर क्या हुआ, पील कमीशन गठित किया गया कि सेना में कैसे लोगों को रखा जाए, कितने प्रतिशत कौन रहेंगे। इसी पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। क्या हुआ, पील कमीशन ने क्या किया, इसी की रिपोर्ट ये कहती थी, रिपोर्ट क्या कहती थी कि भारतीय सैनिकों को कम किया जाए, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यूरोपीय सैनिकों को बढ़ाया जाए। क्या, यूरोपीय सैनिकों को बढ़ाया जाए। ठीक, इसीलिए यहीं से ये शुरुआत इन्होंने करी है। क्या ये जो जातियों के हिसाब से रेजिमेंट बना रहे थे, तो इसका कारण यही था कि एक जाति को मिलाए रहेंगे, एक जाति विद्रोह कर देगा तो उससे उसको दबा देंगे। तो ये उद्देश्य उनका ये भी था, इसीलिए जातियों के हिसाब से कई रेजिमेंटों का भी निर्माण इन लोगों ने किया था। ठीक है, और उनका अपना उद्देश्य था। तो पील कमीशन की रिपोर्ट पर सैनिकों की तुलना, भारतीय सैनिकों की यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई भारतीय सैनिकों की तुलना में। ठीक है, उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। कहां पर, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति क्या हुआ, प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित, भारतीयों की नियुक्ति प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप साधारण सैनिक हो सकते हो, उच्च सैनिक नहीं हो सकते हो। देखिए, ये जो सेना में भेदभाव था, ये भी विद्रोह का एक कारण था। जो हमारे सैनिक थे उनको जो वेतन में भी अंतर था, कई गुना यूरोपीय सैनिकों को उसी के समकक्ष अगर पद पर है तो उनको वेतन ज्यादा दिए जाते थे, हमारे सैनिकों को वेतन, भारतीयों को वेतन कम दिए जाते थे। ये भी एक विद्रोह का कारण था और ये अंततः इन लोगों ने यहाँ पर भी उससे सीख नहीं लिया और क्या किया कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, यह भी अच्छा नहीं हुआ, हालांकि उनको लगता था कि ऐसे हो सकता है। तो क्या हुआ पील कमीशन पर कि भारतीयों की नियुक्ति उच्च पदों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। बंगाल की सेना में
यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। यूरोपीय और भारतीय, मतलब एक अगर एक पर संबंधित हो, मतलब कि अगर यूरोपीय सैनिक 100 हैं तो भारतीय सैनिक 200 रहेंगे। ठीक है, यही अनुपात निर्धारित किया गया। अनुपात निर्धारित कहां के लिए? बंगाल की सेना के लिए, बंगाल की सेना में। ठीक, ये भी एक बात हो गई। पहले संख्या भारतीयों की और ज्यादा थी, उसको घटा करके कम किया गया। ठीक, और बंबई मद्रास में, क्योंकि विद्रोह में ज्यादातर बंगाल की सेना में थे, तो बंबई मद्रास में ऐसा नहीं किया गया। वहां पर 2 संबंधे 5 रखा गया। जैसे बंबई में क्या हुआ, 2 संबंधे 5। मद्रास में भी 2 संबंधे 5, अर्थात अगर ये 2 यूरोपीय हैं तो 5 भारतीय, 2 यूरोपीय हैं तो 5 भारतीय, ऐसा किया गया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि 1857 के क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है। कौन से इतिहासकार क्या कहना चाहते हैं कि आंदोलन क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या सैनिक विद्रोह ही मात्र था, या इसकी जड़ें आम जनता में समाहित थी, या केवल वही एक कारण था कि चर्बी का युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इस पर विचार करेंगे कि किस इतिहासकार ने क्या कहा। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, कि क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, इतिहासकारों का मत, किसने क्या कहा। ठीक है, सबसे पहले यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम तो वही था जिससे हमें आजादी मिली। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसी बात किसने कहा, तो ऐसी बात उन्होंने कहा था बी.डी. सावरकर ने। ठीक, विनायक दामोदर सावरकर। कौन? बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये कहे थे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, दूसरा है यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बेंजामिन डिज़रायली थे जो अंग्रेज थे। ये सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी बात को महत्व इसीलिए दिया गया कि ये अंग्रेज होकर के ऐसा कह रहे थे कि राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि ज्यादातर अंग्रेज लेखकों ने, इतिहासकारों ने यह कहा कि ये केवल सैनिक विद्रोह था और उसके तात्कालिक कारण थे। लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन? किसने स्वीकार किया था? डिज़रायली। ठीक, डिज़रायली ने क्या कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, डिज़रायली का कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, फिर इसके बाद है यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। डिज़रायली बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया, जो अंग्रेज होते हुए भी और ब्रिटिश संसद में। ठीक, फिर यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। एक किसने कहा? यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। इस बात को कहने वाले थे सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। कौन? सर जॉन लॉरेंस
लॉरेंस एवं सीले ये कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं, ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, जो कि सिपाहियों के कुछ तात्कालिक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया और ये विद्रोह कर दिए। ठीक है, अगर ये स्वीकार करते कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तब तो ये स्वीकार करना पड़ता ना कि वहां के लोग आजादी चाहते हैं। अगर ये स्वीकार करते कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, तब भी ये स्वीकार करना पड़ता ना कि आपने वहां के लोगों के लिए अच्छा नहीं किया, आम जनता के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये केवल सिपाही विद्रोह स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात सरकार ने अगर कुछ गलत किया तो केवल सिपाहियों के लिए। ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। अगले कौन है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अब देखिए ये सांप्रदायिक एंगल इन्होंने यहां ढूंढ लिया। ये ऐसा कौन कह रहे थे, जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर। ठीक, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ये क्या कह रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर इन्होंने सांप्रदायिक एंगल ढूंढ लिया। ठीक है, अगली बात क्या है, ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये सारे लोग जितने हैं इसी टाइप के कुछ खोज रहे थे, जिससे ये न मानना पड़े कि अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के लिए कुछ गलत किया था। तो ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता, ठीक है, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने ऐसा कहा। किसने कहा, इतिहासकार टी.आर. होम्स। इतिहासकार टी.आर. होम्स या विद्वान टी.आर. होम्स ने ऐसा कहा। फिर अगला, ये और भी आगे निकल गए, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कौन कह रहे हैं, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये तो बिल्कुल कि ईसाइयों के खिलाफ एक घोषित युद्ध था। ये इस पर आ गए। ये महाशय कौन थे, L.E.R. रीच, L.E.R. रीच। इनका क्या कहना था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, ऐसी स्थिति थी।